फ्रेंड्स, आपका मेरे यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद मास्टर जी में आपका स्वागत है। तो चलिए आज की वीडियो में बात करने वाले हैं कुछ 60 क्वेश्चंस, ठीक है, क्वेश्चंस ऑफ डीआई, ठीक है, ड्रग इंस्पेक्टर के कुछ 60 क्वेश्चन के बारे में हम क्या करने वाले हैं, स्टडी करने वाले हैं। तो चलिए किस बात की देरी है, चलिए चलते हैं स्टडी करने। पहला देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन। इन ATR FTR स्पेक्ट्रोस्कोपी एब्रीविएशन ATR स्टैंड फॉर। अब यहाँ पर देखिए ATR FTR IR स्पेक्ट्रोस्कोपी, ये एब्रीविएशन सबका जान लेते हैं, ठीक है। IR स्पेक्ट्रोस्कोपी का एब्रीविएशन क्या होता है, इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी, ठीक है। FT का मतलब होता है F और T का मतलब होता है फोरियर, ठीक है, फोरियर ट्रांसफॉर्म। FT का मतलब क्या होता है, फोरियर ट्रांसफॉर्म, ठीक है, ट्रांसफॉर्म, ठीक है। अब अगला जानते हैं, अगला है आपका ATR, ठीक है, ATR, इसी के बारे में हमको बताना है। तो ATR का फुल फॉर्म जो होता है अटेन्यूएटेड, ठीक है, T से टोटल, TR से रिफ्लेक्टांस, ठीक है, इस जगह नीचे नहीं लिख पा रहा हूँ, ठीक है, अटेन्यूएटेड टोटल रिफ्लेक्टांस। तो ATR का फुल फॉर्म होता है अटेन्यूएटेड, ठीक है, टोटल रिफ्लेक्टांस। FT का मतलब होता है फोरियर ट्रांसफॉर्म। IR का मतलब इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी, ठीक है। सबका हम फुल फॉर्म जान लिए। तो पूछा क्या है, ATR का फुल फॉर्म पूछा है। तो ATR फुल मैंने क्या बताया आपको, अटेन्यूएटेड। यहाँ पर देखिए ऑटोमेटिक दिया गलत, ये भी ऑटोमेटिक दिया गलत, यहाँ पर दिया ट्रांसमिटेंस दे दिया, टोटल रहेगा गलत। अटेन्यूएटेड दिया भी है, टोटल भी दिया, रिफ्लेक्टांस। तो ऑप्शन आपका डी करेक्ट आंसर बनेगा। तो आपका ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, फॉर एरोमेटिक रिंग्स। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, फॉर एरोमेटिक रिंग्स, ठीक है, क्या कह रहा है, फॉर एरोमेटिक रिंग्स, ठीक है, आउट ऑफ प्लेन बेंडिंग स्पीक यूजुअली अपीयर्स इन द रेंज ऑफ। क्या कह रहा है कि जो एरोमेटिक रिंग, मान लीजिए कोई एरोमेटिक रिंग हम बना दे रहे हैं, ठीक है, ये आपका बेंजीन है, क्या है आपका बेंजीन है, ठीक है, ठीक है, आपका बेंजीन है जो एक एरोमेटिक रिंग है, एरोमेटिक रिंग है, ठीक है। तो आपका मान लीजिए कोई एरोमेटिक रिंग हमने बना दिया, तो उसमें कह रहा है किसी भी एरोमेटिक रिंग के लिए जो आउट ऑफ प्लेन बेंडिंग का जो रेंज आता है कितना आता है, पिक्स पूछ रहा है। अब यहाँ पे देखिए सेंटीमीटर इनवर्स होगा, सेंटीमीटर सभी में इनवर्स होगा, सेंटीमीटर इनवर्स होगा, ठीक है, ये आपका यूनिट है। और सेंटीमीटर इनवर्स किसका यूनिट होता है, वेव नंबर। फार्मूला क्या होता है, 1/λ। लैम्डा किसमें मेजर करते हैं, सेंटीमीटर में, ठीक है। लैम्डा को सेंटीमीटर में मेजर करेंगे तो आपका 1/λ क्या कहलाता है, वेव नंबर कहलाता है। तो वेव नंबर का यूनिट होता है आपका सेंटीमीटर इनवर्स, ये भी आपने जान लिया, ठीक है। तो पूछा है कि एरोमेटिक रिंग का जो पिक्स आता है, जो प्लेन बेंडिंग पिक्स आता है, कितने रेंज में आता है, याद कर लीजिए, वो आता है 900 से 690 सेंटीमीटर इनवर्स, ठीक है। इसके रेंज में आता है क्या, किसी भी एरोमेटिक रिंग का जो आउट ऑफ प्लेन बेंडिंग पिक्स होता है, कितने आता है, कितने रेंज में, कितने वेव नंबर पूछा है, 900 से 690 सेंटीमीटर इनवर्स, ठीक है। सेंटीमीटर इनवर्स क्या है, आपका वेव नंबर है, ठीक है। फार्मूला होता है 1/λ। लैम्डा कैसा रहेगा, सेंटीमीटर में रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, फॉर टर्शियरी अमीन, ठीक है, टर्शियरी अमीन स्ट्रेच अकर्स इन द रेंज ऑफ। क्या पहले जान लिया अमीन कितने टाइप के होते हैं। पहला होता है अमीन 1 डिग्री, जिसे कहते हैं RNH2, 2 डिग्री जिसे कहते हैं R2NH, 3 डिग्री R3N, ठीक है। तो पूछा क्या है, टर्शियरी अमीन मतलब 3 डिग्री अमीन में जो NH होता है कि जो स्ट्रेचिंग कितनी होनी चाहिए, कितने रेंज में आती है। अब यहाँ पे देखिए टर्शियरी अमीन में देखिए कोई आपको N और H के बीच कोई बॉन्डिंग दिख रही है, N तो है बट H नहीं है।
तो आपका एन और एच के बीच कोई भी स्ट्रेचिंग आपको नहीं दिखाई देगी, मतलब एन एच के बीच स्ट्रेचिंग कैसी होगी, जीरो होगी, ठीक है। तो ऑप्शन देखिए कहीं जीरो दिया है, यहाँ पर देखिए कोई वैल्यू दिया है, ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, जीरो आप मतलब नन मतलब क्या, जीरो। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन एल्किल हैलाइड, ठीक है, हैज मॉलिक्यूलर पीक आयन पीक विथ रिलेटिव इंटेंसिटी 100, ठीक है, एंड m+2 पीक विथ रिलेटिव इंटेंसिटी 97.7 विच हेलोजन सब्स्टिट्यूशन विल बी प्रेजेंट इन द कंपाउंड। क्या कह रहा है, कोई एल्किल हैलाइड है, मान लीजिए कोई एल्किल हैलाइड मान लेते हैं यार RX, आर क्या है, एल्किल है, एच क्या है, हैलाइड। हैलाइड मतलब क्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, ठीक है, आयोडीन, ये ग्रुप होते हैं, ठीक है। तो यही कह रहा है कि यदि किसी एल्किल हैलाइड का मॉलिक्यूलर जो आयन पीक आ रहा है 100 आ रहा है, ठीक है, उसका m+2 कर देते हैं तो उसका जो आ रहा है 97.7 आ रहा है, तो उसमें कौन सा हैलोजन सब्स्टिट्यूशन होगा। तो याद कर लीजिए, ऐसे कंडीशन में या तो ब्रोमीन होता है या तो क्लोरीन होता है, यूनिएटम होता है, ये बाई एटम दिया गलत, तो या तो ब्रोमीन होगा तो क्लोरीन होगा, और सबसे ज़्यादा जो रिएक्ट करता है ब्रोमीन करता है। जब उसका मॉलिक्यूलर जो आयन का जो रिलेटिव इंटेंसिटी दिया रहता है 100, उसका m+2 कर देते आता है 97.7, तो उसका तो उसके हैलोजन सब्स्टिट्यूशन में सबसे ज़्यादा जो रिएक्ट करता है हैलोजन मतलब ब्रोमीन करता है। तो ऑप्शन आपका क्या बनता है, ए। तो ऑप्शन ही करेक्ट आंसर बनेगा, ठीक है, सब गलत हो जाएंगे, ठीक है। तो आपको ये समझ में आया होगा कैसे आ रहा है, ठीक है। याद कर लीजिए क्या होता है ब्रोमीन। ये सब प्रैक्टिकल इंफॉर्मेशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, द मोस्ट प्रोबेबल फ्रेगमेंटेशन इज द आयन लिव्स, ठीक है, द पॉजिटिव चार्ज ऑन द फ्रेगमेंट, ठीक है, विद द लोएस्ट आयनाइजेशन एनर्जी, दिस रूल नोन एज क्या कहलाता है। मान लीजिए कोई एटम है, ठीक है, एटम का जो आउटर मोस्ट ऑर्बिटल होगा, ठीक है, उसमें एक इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, एक हो सकते हैं या एक से अधिक इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। किसी भी एटम के ऑर्बिटल के बाहर इलेक्ट्रॉन घूमते हैं ना, वो इलेक्ट्रॉन घूम रहा है। मान लीजिए हमने कोई अमाउंट एनर्जी इसमें यूज़ की, तो क्या होता है जब किसी भी एटम के आउटर मोस्ट ऑर्बिटल से कोई इलेक्ट्रॉन निकालते हैं तो उससे क्या लगती है, एनर्जी लगती है। तो उसी एनर्जी को क्या कहते हैं, जब किसी भी एटम के आउटर मोस्ट ऑर्बिटल से कोई इलेक्ट्रॉन को हम बाहर निकालते हैं तो उसके लिए एनर्जी रिक्वायरमेंट होती है, उस एनर्जी को कहते हैं आयनाइजेशन एनर्जी, ठीक है। तो आयनाइजेशन एनर्जी ऐसी एनर्जी होती है जब किसी भी ऑर्बिटल मतलब किसी भी एटम के लास्ट सेल से क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं हम निकालते हैं, तो उसे कहते हैं जो एनर्जी लगती है, तो उसको निकालने में जो एनर्जी लगती है उसे क्या कहलाते हैं, आयनाइजेशन एनर्जी कहते हैं, ठीक है। तो पूछ रहा है कि ये जो थ्योरी दी है उसको किस नाम से जाना जाता है, किस नाम से जाना जाता है, कोई बता सकता है। एनीवन कैन टेल आंसर ऑफ द राइट क्वेश्चन, ठीक है। तो आंसर बनेगा आपका मार्कोनिक रूल नहीं कहते, ये क्या कहता है, ये अलग होता है, रिएक्शन बताता है कैसे रिएक्शन होता है, ठीक है, कि हाइड्रोजन कहाँ जुड़ेगा आखिरी है, ये दूसरा रूल कहता है, ठीक है। मार्कोनी का एंटी मार्कोनी का रूल होता है ना, तो ये ऑप्शन गलत है। स्टीवनसन्स रूल, हाँ, इस रूल को क्या कहते हैं, जब आउटर मोस्ट से इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो उसकी आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है, लो होती है। फिर उसके अंदर और सेल के अंदर और भी सेल होते हैं, इस सेल से निकालेंगे तो उसका आयनाइजेशन एनर्जी थोड़ा ज़्यादा होगी, इस सेल के अंदर इसकी यहाँ से निकालेंगे तो आयनाइजेशन एनर्जी थोड़ा और ज़्यादा होगी, ठीक है, और ज़्यादा होगी, ठीक है। क्या करें, तो आउटर मोस्ट से निकाले तो उसकी आयनाइजेशन एनर्जी क्या होगी, थोड़ी सी क्या लोवेस्ट होगी, ठीक है। तो इसी को क्या कहते हैं, इस थ्योरी को जो नाम दिया गया था, इस रूल को जो नाम दिया गया था वो स्टीवनसन नामक साइंटिस्ट ने दिया था, इसी वजह से इस रूल को क्या कहते हैं, स्टीवनसन्स रूल कहते हैं, स्टीवनसन्स रूल कहते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है, यम 18 पीक्स, ठीक है, यम 18 पीक्स इज यूजुअली ऑब्जर्व्ड इन, याद कर लीजिए जो यम, ठीक है, जो मास स्पेक्ट्रोस्कोपी होता है, मास स्पेक्ट्रोस्कोपी होता है, उसमें कुछ ऑब्जर्वेशन देखे जाते हैं, कुछ पीक्स देखे जाते हैं हर एक कंपाउंड का, चाहे अल्कोहल हो, चाहे बेंजीन हो, चाहे कोई भी साइक्लोहेक्सेन हो, ईथर हो, हर
कंपाउंड के लिए एक पीक वैल्यू डिसाइडेड होती है कि इस कंपाउंड का पीक वैल्यू इतना होता है, इस कंपाउंड का पीक वैल्यू इतना होता है, इस कंपाउंड का पीक वैल्यू इतना होता है, ठीक है। तो हर कंपाउंड के डिसाइडेड पीक वैल्यू होता है। तो पूछ रहा है कि अल्कोहल का जो M18 जो वैल्यू आ रहा है, ठीक है, जो 18, ठीक है, जो 18 वैल्यू आ रहा है किसके लिए होता है, हमने आंसर बोल ही दिया, ठीक है, अल्कोहल के लिए होता है, ठीक है। तो M18 जो पीक होता है, M18 पीक जो होता है किसके लिए आप दिखाई देता है, हम देखते हैं किसके लिए, अल्कोहल के लिए, ठीक है। अल्कोहल इसका फार्मूला ये होता है, ठीक है, एल्किल अल्कोहल। यहाँ पे कोई भी ग्रुप लग सकता है, चाहे एलिफेटिक हो चाहे एरोमेटिक हो, ठीक है। तो ऑप्शन सी आपका, ऑप्शन सी में क्या अल्कोहल दिया, तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर बनेगा, ठीक है। इसका फार्मूला होता है एल्केन का RCH3, ये आपका एल्केन होता है। साइक्लोहेक्सेन, क्या साइक्लो एल्केन लिखा है, ठीक है, ये साइक्लो एल्केन, ठीक है, ये साइक्लोहेक्सेन का फार्मूला है। ईथर मतलब कोई भी R ग्रुप, ठीक है, ठीक है, R2 मान लीजिए, R1 मान लीजिए, ये आपका ईथर का फार्मूला होता है, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, न्यूक्लियर स्पिन क्वांटम नंबर आप किसका निकालना है, ऑक्सीजन 18, 17। देखिए ऑक्सीजन के कुल 3 आइसोटोप पाए जाते हैं, ऑक्सीजन के कुल 3 आइसोटोप मतलब समझते हैं ना कि जिसका इलेक्ट्रॉनिक नंबर मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन्स क्या होते हैं, सेम होते हैं, ऐसे कंपाउंड को कहते हैं क्या कहते हैं, आइसोटोप कहते हैं। 18 एटॉमिक नंबर 18 और मास नंबर कितना 16, O 18 17, O 18 80, ठीक है। तो इसे कहते हैं इलेक्ट्रॉन के क्या है, ये तीनों क्या इलेक्ट्रॉन के आइसोटोप कहलाते हैं, ठीक है। ये आपने जान लिया कि इलेक्ट्रॉन के 3 आइसोटोप होते हैं। अब उसमें से इलेक्ट्रॉन का आइसोटोप 18 17, ठीक है, ये क्या होते हैं, आपका इलेक्ट्रॉनिक सॉरी क्या कर रहे हैं, सॉरी ये कट हाँ कट जा, क्या होते हैं, न्यूक्लियर स्पिन हमें शो दिखाई देते हैं, ठीक है, दिखाई देते हैं। अब न्यूक्लियर स्पिन जो होने के कारण क्या हो सकते हैं, देख लीजिए, जो न्यूक्लियस होता है, मान लीजिए एटम है, एटम का न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस में क्या पाए जाते हैं, प्रोटॉन पाए जाते हैं प्लस, ठीक है, न्यूट्रॉन पाए जाते हैं, क्या पाए जाते हैं, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। जब प्रोटॉन का नंबर और न्यूट्रॉन का नंबर दोनों क्या होता है, सेम हो जाते हैं, मान लीजिए 12 प्रोटॉन है 12 न्यूट्रॉन है, तो उस केस में तो ये क्या करेगा, एक क्लॉकवाइज जाएगा तो ये आपका एंटी क्लॉकवाइज जाएगा, तो इस केस में नल हो जाएंगे और जीरो आ जाएगा, मतलब इलेक्ट्रॉनिक स्पिन क्या हो जाएगा, जीरो हो जाता है। बट कुछ ऐसा केस बना जिसमें क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन मान लीजिए 13 हो गए, नंबर ऑफ प्रोटॉन मान लीजिए आपका 12 हो गए, तो इसमें डिफरेंस कुछ आ रहा है ना, तो डिफरेंस 1 का आ रहा है, तो इसमें इलेक्ट्रॉनिक जो न्यूक्लियर स्पिन होगा वो कुछ ना कुछ वैल्यू रखेगा, ठीक है। तो न्यूक्लियर स्पिन कुछ ना कुछ वैल्यू रखते हैं, तो समझ में आया ना। तो दूसरा ऑक्सीजन का न्यूक्लियर स्पिन कितना होता है, देखिए ऑक्सीजन का जब हम क्या करें, देखिए जब भी नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन और नंबर ऑफ प्रोटॉन के बीच कोई भी क्या हो रहा है, डिफरेंस आता है, जैसे मान लीजिए डिफरेंस आया ना एक का, वो क्या बताएगा, वो प्लस हाफ 1/2 का स्पिन क्या बता रहा है कि +1/2 का क्या आ रहा है, एक आपका स्पिन उसमें जनरेट हो जाएगा, स्पिन कितना आएगा 1/2 का क्या आएगा, कोफिशिएंट आएगा 1/2 का कोई, ठीक है, मल्टीप्लाइड फॉर्म में आएगा, ठीक है। और मल्टीप्लाइड फॉर्म में कितना आएगा हमें यही पता करना है। जैसे मान लीजिए अब कैसे याद रखेंगे कि अब आंसर बता दे रहा हूँ कितना आएगा, 5/2 आएगा। तो ऑक्सीजन O816 का जो न्यूक्लियर स्पिन आता है, क्वांटम न्यूक्लियर स्पिन क्वांटम नंबर आता है, कितना आता है 5/2 आता है। अब कैसे आया ये तो आपको प्रैक्टिकल करके देखना पड़ेगा, ये प्रैक्टिकल सब इन्फॉर्मेशन से। जैसे मान आप कैसे इसको याद रखेंगे, जैसे ऐसे याद रखिएगा, मान लीजिए ऑक्सीजन का 8 होता है इलेक्ट्रॉनिक नंबर, उसका यदि हम अबाव प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग उसका कॉन्फ़िगरेशन लिखे तो 1s 2s 2p, ठीक है, कितना होता है 8 होता है ना, यहाँ 2 गया, यहाँ 2 गया, यहाँ पे 4 गया, 4 4 8 हो गया ना। अब इसको यदि हम ऑर्बिटल में बनाएंगे तो इसमें कितने ऑर्बिटल होते हैं, 3 ऑर्बिटल होते हैं, ठीक है। तो एक इलेक्ट्रॉन इसमें गया, एक इलेक्ट्रॉन इसमें गया, एक इलेक्ट्रॉन इसमें गया, तो इलेक्ट्रॉन इसमें गया, ठीक है।
अब यहाँ पर देखिए इसका ऑर्बिटल और इसका ऑर्बिटल इसमें पूरे भरे हैं, मतलब एक ऑर्बिटल, 2 ऑर्बिटल, 3 ऑर्बिटल, 4 ऑर्बिटल, 5 ऑर्बिटल। तो इस तरह याद रखिएगा। और यहाँ पर देखिए इलेक्ट्रॉनिक स्पिन कुछ इसका 1/2 होगा, इसका भी 1/2 होगा, इसका भी 1/2 होगा, इसका भी 1/2 होगा, इसका भी 1/2 होगा। तो कुल कितना हो जाएगा? 5 × 1 2 3 1 2 3 4 5। तो 5 1/2 है, तो 5 × 1/2 इसका टू आएगा 5/2। तो इलेक्ट्रॉनिक स्पिन कितना आया? 5/2। ऐसे याद रखेंगे आप, ठीक है। तो ऑप्शन देखिए 5/2 ऑप्शन, यहाँ पे ऑप्शन ही नहीं दिया है, ठीक है। तो 5/2 आंसर आपका आंसर है, ठीक है, आंसर है, याद रख लीजिए। अब कैसे आया मैंने बता दिया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। मैग्नेटोगायरिक रेशियो। मैग्नेटोगायरिक रेशियो क्या कहता है? जो आपका गायरोमैग्नेटिक जो रेशियो होता है उसका जो फार्मूला होता है, ठीक है, मैग्नेटिक मोमेंट डिवाइडेड बाई, ठीक है, एंगुलर मोमेंटम। और मैग्नेटिक मोमेंट का फार्मूला क्या होता है? NIA। इसमें N क्या है? नंबर ऑफ क्या कॉइलिंग। I से क्या है उसका मतलब करंट। A से क्या है? एरिया। और एंगुलर मोमेंटम का फार्मूला क्या होता है? R क्रॉस इंटू P क्रॉस, ठीक है। ये आपको वेक्टर क्वांटिटी होता है। P मतलब क्या होता है? M इंटू V वेक्टर, ठीक है। P मतलब क्या होता है? M इंटू, फिर से कट गया लग रहा है, फिर से डिस्टर्ब हो गया, फिर से काटना पड़ेगा, बोर्ड नहीं सही काम कर रहा है। क्या हो गया आपका? M इंटू V वेक्टर होता है। क्या होता है? M इंटू V वेक्टर होता है, ठीक है। तो ये आपका क्या होता है? इस तरह आपका गायरोमैग्नेटिक रेशियो को हम निकाल सकते हैं। गायरोमैग्नेटिक रेशियो का जो फार्मूला होता है क्या होता है? मैग्नेटिक मोमेंट डिवाइडेड बाई एंगुलर मोमेंटम। और मैग्नेटिक मोमेंट का फार्मूला होता है NIA होता है। यानी मतलब नंबर ऑफ स्पिन। I से क्या है? करंट। A से क्या है? एरिया। एंगुलर मोमेंटम का फार्मूला होता है R वेक्टर क्रॉस P वेक्टर। और क्रॉस P वेक्टर का फार्मूला क्या होता है? M इंटू V वेक्टर, ठीक है। ये फार्मूला होता है, ठीक है। ये आपको जानकारी के लिए बता रहा हूँ, ठीक है। जानकारी तो आंसर तो याद कर लेंगे, ठीक है। अब क्या कह रहा है? गायरेटिक मतलब देखो गायरिक मतलब क्या होता है? गायरिक मतलब क्या होता है? सर्कुलर मूवमेंट। मतलब क्या होता है? सर्कुलर मोशन, ठीक है। सर्कुलर मोशन कौन कर सकता है इजीली? देखिए क्या होता है कि इतना गायरिक मतलब समझ में आया ना। देखिए क्या कह रहा है कि हाइड्रोजन का जो गायरेटिक मोमेंट कैसा होगा? बहुत बढ़िया होगा। क्यों? क्योंकि उसमें जो होता है एक इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं और एक क्या हो जाएगा, उसका एटॉमिक नंबर कितना होता है? 1 होता है। नंबर ऑफ प्रोटॉन भी 1 होता है। उसका मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है? 1 होता है। तो उसका नंबर ऑफ प्रोटॉन निकाल सकते हैं ना। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन का फार्मूला क्या होता है? सॉरी, नंबर ऑफ, हमें प्रोटॉन नहीं निकालना, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकालना है, तभी समझा पाएंगे आपको। जैसे नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, ठीक है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकालना है। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकालने का फार्मूला क्या होता है? तो मास नंबर माइनस नंबर ऑफ प्रोटॉन, घटा देंगे तो 1 - 1 = क्या आ जाएगा? 0। मतलब क्या? न्यूट्रॉन मतलब नहीं है। अब न्यूक्लियस के अंदर न्यूट्रॉन नहीं है तो ये न्यूक्लियस है, ठीक है, न्यूक्लियस है एटम है, ठीक है। एटम के अंदर, न्यूक्लियस के अंदर आपका न्यूट्रॉन नहीं है बट प्रोटॉन है। तो प्रोटॉन उसमें क्या करेगा? इजीली डिकच कर नाचेंगे, उसमें क्या करेगा? इजीली क्या करेगा? मूव कर पाएंगे।
तो उसका गायरेटिक मोमेंट कैसा होगा, उसका गायरेटिक मोमेंट कैसा होगा, बढ़िया होगा, ठीक है, बढ़िया, बहुत बढ़िया, क्योंकि उसमें न्यूट्रॉन है ही नहीं। बट जो यहाँ पे देखिए किससे कंपेरिजन किया है, कार्बन से कंपेरिजन किया, तो कार्बन के बारे में पता करना पड़ेगा। तो कार्बन होता है उसमें न्यूट्रॉन होता है, कार्बन में 12 होता है, 24 होता है, ठीक है। तो 12 24 घटा देंगे तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकल जाए कितना, 12। न्यूट्रॉन 12 है, प्रोटॉन भी आपका 12 है, ठीक है, और मॉलिक्यूलर वेट कितना है, 24, ठीक है। तो मतलब क्या है, उसमें न्यूट्रॉन है, मतलब इस न्यूक्लियस के अंदर न्यूट्रॉन भी है प्लस प्रोटॉन भी है, तो मतलब प्रोटॉन इजीली मूव नहीं कर पाएगा, ठीक है, क्या करे, मूवमेंट को रोकेगा, तो उसका गायरेटिक मूवमेंट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा एज कम्पेयर टू हाइड्रोजन। तो मतलब ये हुआ कि हाइड्रोजन का गायरेटिक मूवमेंट कैसा होता है, कार्बन से क्या होता है, ज़्यादा ही होता है। तो मतलब हुआ हाइड्रोजन का गायरेटिक मूवमेंट मतलब मैग्नेटिक फील्ड के अंदर गायरेटिक मूवमेंट होगा ना, जब मैग्नेटिक फील्ड देंगे तभी ना कोई एटम क्या करता है, स्पिन करता है, मूव करता है ना, इसीलिए इसको मैग्नेटिक नाम दिया है, ठीक है। तो क्या कह रहा है कि मैग्नेटोगायरिक जो सबसे ज़्यादा जो मैग्नेटोगायरिक जो फंक्शन किसका सबसे ज़्यादा होगा, हाइड्रोजन का होगा, कार्बन का फिर से डिस्टर्ब हो गया, क्या हो रहा है, बॉडी ख़राब हो जा रहा है, फिर कट करना पड़ेगा। मतलब यही हुआ ना कि जो कार्बन का गायरेटिक मूवमेंट क्या होता है, हाइड्रोजन के गायरेटिक मूवमेंट से क्या होता है, कम होता है, ठीक है। जय श्री राम। क्या होता है कि जो कार्बन का गायरेटिक मूवमेंट होता है हाइड्रोजन के गायरेटिक मूवमेंट से क्या होता है, कम होता है, तो ग्रेटर होता है गायरेटिक मूवमेंट किसका, हाइड्रोजन का, किसके देन किससे, मैग्नेटिक रेशियो ऑफ कार्बन। तो ऑप्शन आपका क्या बनेगा, ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर बनेगा, ठीक है। आपको समझा दिया कैसे होता है, तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर बनेगा, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, द यूजुअल रेंज ऑफ कपलिंग कांस्टेंट ये आपको याद करना। कपलिंग कांस्टेंट मतलब ये हुआ कि कोई एक कार्बन है, मान लीजिए दूसरा कार्बन से कोई हाइड्रोजन से कैसे उसका कपलिंग बोला, कैसे उसको सटे हुए हैं, उसी को कहते हैं कपलिंग कांस्टेंट। यही पता करना है कि कार्बन के लिए कपलिंग कांस्टेंट जो होता है का वैल्यू कितना होता है, कार्बन हाइड्रोजन कार्बन, इनके बीच कपलिंग कांस्टेंट कितना माना जाता है। क्या कह रहा है, कार्बन हाइड्रोजन और कार्बन के बीच कपलिंग कांस्टेंट कितना होता है, याद कर लीजिए कितना होना चाहिए, 6 से 8 हर्ट्ज होता है। और कपलिंग कांस्टेंट का जो यूनिट होता है क्या होता है, हर्ट्ज होता है, ठीक है। हर्ट्ज किसका यूनिट होता है, फ्रीक्वेंसी का भी होता है, फ्रीक्वेंसी का यूनिट क्या होता है, हर्ट्ज, और कपलिंग कांस्टेंट का भी यूनिट क्या होता है, हर्ट्ज, ठीक है। तो कार्बन और हाइड्रोजन के बीच कपलिंग कांस्टेंट का जो रेंज होता है कितना माना जाता है, 6 से 8 हर्ट्ज माना जाता है, 6 से 8 हर्ट्ज माना जाता है, ऑप्शन ए आपका करेक्ट होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, सॉल्वेंट कट ऑफ, ठीक है, सॉल्वेंट कट ऑफ और मिनिमम। कट ऑफ मतलब क्या होता है कि मिनिमम कितना उसका मैक्स स्कोर जा रहा है, ठीक है, वही मतलब कितना स्कोर पे वो फाइनल डिसाइड हो रहा है। तो क्या कह रहा है कि सॉल्वेंट कट ऑफ और मिनिमम रीजन फॉर ट्रांसपेरेंसी ऑफ 90% इथेनॉल, मतलब 90% इथेनॉल हम बनाए हैं, तो उसकी ट्रांसपेरेंसी मतलब क्या होता है, भाई साहब क्या हो रहा है, क्या वर्क, 95% भी हम इथेनॉल बनाए हैं, ठीक है, इथेनॉल हमने बनाया है, तो उसकी ट्रांसपेरेंसी के लिए कितना उसमें कितना मिनिमम उसका रीजन होना चाहिए, रीजन मतलब क्या, वेवलेंथ पूछ रहा है, ठीक है, कितना वेवलेंथ होना चाहिए, कितना होना चाहिए, याद कर लीजिए 205 नैनोमीटर। तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट बचेगा, मतलब किसी भी सॉल्वेंट का कट ऑफ मिनिमम कितना होना चाहिए, किसी भी 95% इथेनॉल की ट्रांसपेरेंसी के लिए कितना होना चाहिए, 205 नैनोमीटर होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच टाइप ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन आर रिस्पॉन्सिबल इन साइक्लोहेक्सेन में कौन स्पीड कट गया है यार। क्या कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन आर रिस्पॉन्सिबल, देखो इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन क्या तरह का होता है, सिग्मा से सिग्मा स्टार होते हैं, मतलब हाई एनर्जी लेवल से, मतलब मतलब बॉन्डिंग ऑर्बिटल से जा रहा है एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल, ठीक है। पाई से जा सकता है पाई स्टार, मतलब बॉन्डिंग ऑर्बिटल से आ रहा है एंटी बॉन्ड ऑर्बिटल, और एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल की एनर्जी क्या होती है, बॉन्डिंग ऑर्बिटल से क्या होती है, ज़्यादा होती है। ये सब ट्रांजिशन होते हैं। एन मतलब लोन पेयर, एन से जा सकता है क्या, एन से जा सकता है आपका
पाई स्टार में जा सकता है। ये आपको क्या ट्रांजिशन मतलब लोन पेयर वाला कोई भी पाई बॉन्ड बना सकता है। ये ट्रांजिशन होते हैं, ठीक है, फार्मेसी में आपने पढ़ा होगा। तो वही कह रहा है कि साइक्लोहेक्सेन में कौन सा ट्रांजिशन पाया जा सकता है। एक साइक्लोहेक्सेन का स्ट्रक्चर बना दे रहा हूँ, ठीक है। ये आपका साइक्लोहेक्सेन का फार्मूला होता है। एक कार्बन, दो कार्बन, एक कार्बन, दो कार्बन, तीन कार्बन, चार कार्बन, पाँच कार्बन, छः कार्बन। तो छः कार्बन को क्या कहते हैं, हेक्सेन कहते हैं। और साइकिल फॉर्म में तो साइक्लोहेक्सेन हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये एल्केन है तो इन लग जाएगा, ठीक है, तो साइक्लोहेक्सेन हो जाएगा कंपाउंड का नाम, ठीक है, समझ में आया ना। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सब सिग्मा बॉन्ड है, इसमें पाई बॉन्ड कोई भी नहीं है, तो यहाँ पे पाई ट्रांजिशन तो होगा नहीं, पहली बात, ठीक है। तो यहाँ पे जब यहाँ पे कोई भी एनर्जी मॉलिक्यूल क्या करेगा, कोई एनर्जी मॉलिक्यूल इस पर अटैक करेगा तो क्या करेगा, ये सिग्मा से अपने हाई एनर्जी मतलब लो एनर्जी लेवल से कहाँ जाएगा, अपने सिग्मा के हाई एनर्जी लेवल मतलब एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल के पास जाएगा, ठीक है। तो इसमें ट्रांजिशन कैसा देखा जाएगा, सिग्मा से क्या देखा जाएगा, सिग्मा स्टार में देखा जाएगा। तो कम एनर्जी से जाएगा हाई एनर्जी में। सिग्मा स्टार क्या है, एक हाई एनर्जी लेवल ऑर्बिटल है, ठीक है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है, ठीक है। सिग्मा से सिग्मा स्टार में जाएगा, यही कहलाता है क्या, ट्रांजिशन, इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन, ठीक है। तो क्या होगा, साइक्लो हेक्सेन जो ट्रांजिशन होता है कैसा होता है, सिग्मा से सिग्मा टू सिग्मा स्टार होता है, याद कर लीजिए, ठीक है। तो यार इसमें ऑप्शन कहीं दिया है, ऑप्शन दिया ही नहीं है, ऑप्शन मिसप्रिंटेड है, मैं ऑप्शन बना दे रहा हूँ, ठीक है, मैं डी में बना दे रहा हूँ, सिग्मा से जा रहा है सिग्मा स्टार में, ठीक है। तो ऑप्शन आपका डी, ठीक है, वो ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर बनेगा। फिर हिल जा रहा है, तो ऑप्शन आपका डी आपका करेक्ट आंसर बनेगा, ठीक है। तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर बनेगा। सिग्मा से सिग्मा स्टार में जाता है ट्रांजिशन, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन, किसमें, साइक्लोहेक्सेन में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, स्पेक्ट्रोफोटोमेट्रिक मेथड ऑफ चॉइस, ठीक है, डिटर्मिनेशन ऑफ पोटेशियम इन डाइल्यूट एक्वा सोल्यूशन ऑफ पोटेशियम क्लोराइड। क्या कह रहा है कि कोई पोटेशियम क्लोराइड का एक डाइल्यूटेड सोल्यूशन है, ठीक है, डाइल्यूटेड सोल्यूशन है। तो इस डाइल्यूटेड सोल्यूशन में हमें पोटेशियम का कंसनट्रेशन, आप याद कर लीजिए, जब किसी भी ट्रेस मेटल का कंसनट्रेशन फाइंड करना होता है, जैसे पोटेशियम का, कैल्शियम का, सल्फर का, सोडियम का, ट्रेस मेटल का हमें कंसनट्रेशन माप करना होता है, मेजर करना होता है। हम किसका यूज़ करते हैं, फ्लेम स्पेक्ट्रोस्कोपी का यूज़ करते हैं, किसका, फ्लेम स्पेक्ट्रोस्कोपी का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या कर रहे हैं, तो हमें पोटेशियम का कंसनट्रेशन माप करना है, तो किसका यूज़ करेंगे, फ्लेम स्पेक्ट्रोस्कोपी का यूज़ करेंगे, ठीक है। तो फ्लेम स्पेक्ट्रोस्कोपी मतलब फ्लेम एमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी का यूज़ करेंगे हमें पोटेशियम का कंसनट्रेशन माप करने के लिए, किसमें, पोटेशियम क्लोराइड के डाइल्यूट सस्पेंशन में, सॉलिड सॉल्यूशन में, ठीक है। तो फ्लेम स्पेक्ट्रोस्कोपी एमिशन किस प्रिंसिपल पे काम करता है, एमिशन प्रिंसिपल पे काम करता है, ठीक है। इसमें क्या होता है, रेडिएशन का क्या होता है, फ्लोरेसेंस का क्या होता है, एमिशन होता है। तो ऑप्शन आपका ये आपका करेक्ट आंसर बनेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, विच से क्या लिखा है, स्पेक्ट्रोफोटोमेट्रिक मेथड, ठीक है, कैन बी यूज्ड टू डिटरमाइन द कंसंट्रेशन ऑफ क्विनीन सल्फेट इन फेरस सल्फेट सिरप, जिसमें प्रेजेंट क्या और क्या प्रेजेंट है, स्ट्राइक्निन भी प्रेजेंट है, ठीक है। मतलब कह रहा है एक आपका सिरप है, जिसमें आपका क्विनीन सल्फेट भी प्रेजेंट है, फेरस सल्फेट भी प्रेजेंट है और स्ट्राइक्निन भी प्रेजेंट है। तो उसमें क्या करना है, हमें क्विनीन का कंसंट्रेशन माप करना है। तो पूछ रहा है कि कौन सा स्पेक्ट्रोफोटोमीटर का यूज़ करेंगे। तो आपका जो जो क्विनीन का कंसंट्रेशन माप करना होता है, तो हम जो स्पेक्ट्रोस्कोपी का यूज़ करते हैं, कौन सा, स्पेक्ट्रोस्कोपी मतलब स्पेक्ट्रोफ्लोरीमेट्री का यूज़ करते हैं, जिसमें आपका क्या होता है, फ्लोरेसेंस होता है, ठीक है, फास्फोरेसेंस होता है, इस सब का हम स्टडी करके बता सकते हैं कि इसमें कितना कंसंट्रेशन है क्विनीन का, ठीक है, क्विनीन का कंसंट्रेशन। तो क्विनीन का कंसंट्रेशन किसी भी फेरस सल्फेट से प्रेजेंट है, स्ट्राइक्निन भी, ठीक, जो नेक्स्ट भूमिका से ऑब्टेन किया जाता है। स्ट्राइक्निन को कहाँ से ऑब्टेन किया जाता है,
नेक्स्ट भूमिका से ऑब्टेन किया ऑप्शन जो CNS क्या होता है स्टूडेंट होता है। ठीक है ठीक है। क्या कह रहा है कि क्विनिन को मतलब उसमें क्विनिन का कंसंट्रेशन माप करना है तो हम स्पेक्ट्रोफ्लोरीमेट्री का यूज करेंगे। ठीक तो ऑप्शन आपका बी करेक्ट आंसर बनेगा। ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है विच डिटेक्टर इज यूज्ड ठीक है इन गैस क्रोमेटोग्राफी इज नोन एज क्या उसको और किस नाम से जानते हैं कैथेरोमीटर। ऐसा कौन सा डिटेक्टर है गैस क्रोमेटोग्राफी में कई सारे डिटेक्टर यूज करते हैं। ठीक है तो क्रोमेटोग्राफी का मतलब ये होता है कि सेपरेशन ऑफ द इंडिविजुअल पार्टिकल। जब इंडिविजुअल पार्टिकल का सेपरेशन करते हैं तो हम क्रोमेटोग्राफी टेक्निक का यूज करते हैं। ठीक है जब तो हम गैस क्रोमेटोग्राफी में जो डिटेक्टर यूज़ करते हैं कई सारे यूज़ करते हैं कि नहीं करते हैं। तो उसमें पूछा है ऐसा कौन सा डिटेक्टर है जिसका नाम क्या है कैथेरोमीटर है। कौन सा उस डिटेक्टर को कहते हैं फ्लेम आयनाइजेशन डिटेक्टर नहीं, फ्लेम फोटोमेट्रिक डिटेक्टर नहीं, थर्मी आयोनिक डिटेक्टर नहीं, उसे कहते हैं थर्मल कंडक्टिविटी डिटेक्टर। क्या कहते हैं थर्मल कंडक्टिविटी डिटेक्टर। ठीक है तो ऑप्शन आपका क्या बनेगा ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर बनेगा। ठीक है तो थर्मल कंडक्टिविटी डिटेक्टर का दूसरा नाम क्या है कैथोरोमेट्रिक डिटेक्टर जो यूज़ किया था किसमें गैस क्रोमेटोग्राफी में एज ए डिटेक्टर। ठीक है डिटेक्ट करता है सैंपल के जो पिक्स आते हैं उसको पिक्स को क्या करता है डिटेक्ट करता है। ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है विच स्टेटमेंट इज करेक्ट इन क्रोमेटोग्राफी लोअर द HTP क्या हो रहा है भाई साहब लोअर द HTP हायर द एफिशिएंसी ऑफ द कॉलम। यस करेक्ट है। क्या कह रहे हैं कि HETP का फुल फॉर्म होता है ठीक है हाइट इक्विवेलेंस ऑफ थ्योरेटिकल प्लेट। ठीक है इसका फार्मूला होता है HTP का फार्मूला होता है क्या होता है L अपॉन N। ठीक है L क्या है लेंथ ऑफ कॉलम, L क्या है लेंथ ऑफ कॉलम, N क्या है नंबर ऑफ प्लेट्स। तो HTP का फार्मूला क्या होता है L अपॉन N जहाँ पर L क्या है नंबर ऑफ तो लेंथ ऑफ कॉलम, N क्या है नंबर ऑफ प्लेट्स। ठीक है HTP का फार्मूला होता है। एक बात और याद कर लीजिए कि HTP मतलब किसी भी कॉलम की एफिशिएंसी उतनी ज़्यादा होगी जितना ज़्यादा HTP कम होगा। मान लीजिए किसी भी कॉलम की एफिशिएंसी एफिकेसी बढ़ानी है ठीक है तो उसका HTP वैल्यू क्या करना पड़ेगा कम करना पड़ेगा। ठीक है तो इसमें देखिए क्या कह रहा है कि लोअर द HTP मतलब हायर द एफिशिएंसी ऑफ कॉलम। यस करेक्ट बोल रहा है। तो HTP वैल्यू जितना कम होगा कॉलम की एफिशिएंसी उतनी ज़्यादा होगी। करेक्ट है हायर द एफिशिएंसी लोअर द। तो ऑप्शन दूसरा क्या कह रहा है हायर द HTP लोअर द एफिशिएंसी ऑफ कॉलम। ये भी करेक्ट हो रहा है ये भी करेक्ट है। HTP नॉट हैविंग एनी इफेक्ट भाई इफेक्ट कैसे नहीं डालेगा एफिशिएंसी ऑफ कॉलम तो गलत ही रिलेशन ही गलत कर दे रहा है ये भी गलत। ठीक है तो हमने बताया कि अभी HTP का फुल फॉर्म फार्मूला क्या होता है L अपॉन N। मतलब HTP यदि हायर है तो लेंथ भी हायर है मतलब उसका प्लेट कम है। मतलब HTP मान लीजिए आपका कॉलम है ठीक है उसमें लेंथ बहुत ज़्यादा हो गया मतलब सब प्लेट क्या हो जाएगा कम लगाना पड़ेगा जिससे एफिकेसी क्या हो जाएगी। अब जितना कम प्लेट हो जाएगा प्लेट जितना कम हो जाएगा प्लेट क्या कर रहा है सेपरेशन काज करा रहा है। अब प्लेट कम हो जाएगा तो सेपरेशन क्या हो जाएगा कम हो जाएगा मतलब एफिकेसी उस कॉलम की घट जाएगी। अब यदि HTP वैल्यू लो हो जाएगा ठीक है कम हो जाएगा मतलब नीचे का डाउन मतलब कम हो जाएगा तो लेंथ भी क्या हो जाएगा तो लेंथ जितना रह जाएगा। तो उसमें नंबर ऑफ प्लेट्स क्या हो जाएगी इसमें देखिए नंबर ऑफ प्लेट पास हो गए। तो इसमें जो होता है जो भी हम सेपरेशन जो भी हम एलिमेंट उसमें एलुटेंट क्या एल्यूशन के लिए जो भी डालेंगे मटेरियल ठीक है जिससे हम क्या कहते हैं एलिमेंट कहते हैं ना इसमें डालेंगे तो उसका जो सेपरेशन क्या हो जाएगा। देखिए पार्टिकल ये प्लेट्स बहुत नज़दीक है तो उसका सेपरेशन बहुत अच्छे से एकदम अच्छे से सेपरेशन होगा तो उसमें अच्छे सेपरेट होकर निकलेगा तो सेपरेशन क्या हो जाएगा बढ़ जाएगा। समझ में आया ना। ये क्या कह रहा है तो ऑप्शन
बोथ करेक्ट है, तो ऑप्शन ए और बी दोनों करेक्ट है, इसमें ए भी नहीं दिया तो दोनों लगा लीजिए आपको गलत, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। यूजफुल पीएच रेंज ऑफ साइनो कॉलम, ठीक है। एक आपका HPLC जो HPLC होता है, ठीक है, हाई प्रेशर लिक्विड क्रोमेटोग्राफी, हाई प्रेशराइज्ड लिक्विड क्रोमेटोग्राफी, इसका फुल फॉर्म क्या होता है? हाई प्रेशराइज्ड लिक्विड क्रोमेटोग्राफी या हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी, दो फुल फॉर्म होते हैं, ठीक है। तो HPLC का एक टाइप होता है आपका साइनो कॉलम। साइनो कॉलम क्रोमेटोग्राफी एक टाइप होता है किसका? HPLC का, ठीक है। तो क्या कह रहा है कि मैं ये जो साइनो कॉलम है, जो आपका साइनो कॉलम है, उसका जो पीएच रेंज कितना होना चाहिए? पीएच रेंज कितना होना चाहिए जिसमें वो सेपरेशन अच्छे से कर सके? याद कर लीजिए कितना होना चाहिए, 4.5 से 7.5, ठीक है। याद करने वाली, ये सब याद करने वाली वैल्यू है, ठीक है। तो 4.5 से 7.5 होना चाहिए, तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर बनेगा, ठीक है। कितनी होनी चाहिए? 4.5 से 7.5 उसका पीएच होना चाहिए। इसका साइनो कॉलम का पीएच कितना होना चाहिए? 4.5 से 7.5, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। द कॉलम विच कैन बी एम्प्लॉयड एदर एज रिवर्स्ड और नॉर्मल फेज, मतलब ऐसा कौन सा कॉलम? देखिए दो तरह के फेज होते हैं कॉलम में, एक होता है नॉर्मल फेज होता है, एक होता है रिवर्स्ड फेज होता है। नॉर्मल फेज में क्या होता है? जो स्टेशनरी फेज होता है क्या होता है? पोलर होता है। और जो मोबाइल फेज होता है क्या होता है? नॉन पोलर होता है। और रिवर्स फेज में क्या होता है? जो स्टेशनरी फेज होता है वो क्या होता है? नॉन पोलर होता है। और जो मोबाइल फेज होता है वो क्या होता है? आपका पोलर होता है। ये आपका डिफरेंस होता है, ठीक है। मतलब क्या हुआ कि नॉर्मल फेज में क्या होता है? जो स्टेशनरी फेज होता है नॉर्मल फेज में वो पोलर होता है, मोबाइल फेज नॉन पोलर होता है। जो रिवर्स फेज होता है उसका उल्टा हो जाएगा, मतलब क्या? स्टेशनरी फेज क्या हो जाएगा? पोलर हो जाएगा, मोबाइल फेज क्या हो जाएगा? नॉन पोलर हो जाएगा, ठीक है। स्टेशनरी फेज क्या होता है? नॉन पोलर हो जाएगा, ठीक है। मोबाइल फेज क्या हो जाएगा? पोलर हो जाएगा, ठीक है। यही डिफरेंस होता है स्टेशनरी फेज और नॉर्मल फेज में, यही डिफरेंस होता है आपका, ठीक है। तो उसमें जो सिलिका ऐसा ये कंपाउंड है जिसको हम नॉर्मल फेज एंड रिवर्स्ड फेज दोनों के रूप में हम यूज कर सकते हैं। तो ऑप्शन क्या है? सी आपका करेक्ट आंसर बनेगा, ठीक है। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। डिसएडवांटेज ऑफ टेट्राहाइड्रोफ्यूरॉन का स्ट्रक्चर बना दे रहा है। जैसे आप ये क्या कहते हैं? इसे क्या कहते हैं? फ्यूरॉन, ठीक है। इसे कहते हैं फ्यूरॉन, ठीक है। बट यहाँ पे यदि हम हाइड्रोजनेशन कर देते हैं, ठीक है, हाइड्रोजनेशन कर देते हैं यहाँ पे, ठीक है, तो ये बॉन्ड क्या हो जाएगा? टूट जाएगा, ठीक है। ये बॉन्ड क्या हो जाएगा? टूट जाएगा। तो इसे कहते हैं यहाँ पे हाइड्रोजन लग गया, ठीक है। तो यहाँ पे हाइड्रोजन लग गया, यहाँ पे हाइड्रोजन लग गया, यहाँ पे हाइड्रोजन लग गया, यहाँ पे हाइड्रोजन लग गया। इसे कहते हैं टेट्राहाइड्रोफ्यूरॉन। ये गुड सॉल्वेंट होता है, ठीक है। स्ट्रक्चर आपने जान लिया। कह रहा है कि टेट्राहाइड्रोफ्यूरॉन का डिसएडवांटेज क्या है कि एज ए सॉल्वेंट फॉर HPLC एनालिसिस, मतलब क्या कह रहा है कि HPLC एनालिसिस में जो सॉल्वेंट यूज़ करते हैं टेट्राहाइड्रोफ्यूरॉन, एज ए सॉल्वेंट यूज़ करते हैं टेट्राहाइड्रोफ्यूरॉन के HPLC में, उसका डिसएडवांटेज क्या है? उसका मतलब क्या है? खामी है उसका, ठीक है। वो क्या करता है? रैपिड ऑक्सीडाइज हो जाता है। ऑप्शन ये आपका करेक्ट होगा। क्या करेगा? जो HPLC जो एनालिसिस करते हैं जिसमें आपका सॉल्वेंट यूज़ करते हैं टेट्राहाइड्रोफ्यूरॉन का, वो क्या करता है? इजीली क्या कर लेता है? रैपिडली क्या कर लेता है? ऑक्सीडाइज कर लेता है, ऑक्सीडाइज हो जाता है एनवायरनमेंट से, ठीक है। तो ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर ए बनेगा, ठीक है। तो रैपिडली ऑक्सीडाइज होता है कौन? टेट्राहाइड्रोफ्यूरॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। द स्टोरेज सॉल्वेंट दैट कैन बी यूज्ड फॉर C18 कॉलम,
अब C18 कॉलम के लिए कौन सा स्टोरेज सॉल्वेंट सबसे अच्छा होता है? याद कर लीजिए, कौन? मिथनॉल 100%। जो मिथनॉल, जिसका फार्मूला क्या होता है? इसे कहते हैं मिथनॉल, ठीक है। जो मिथनॉल का क्या कह रहा है कि ऐसा कौन सा सॉल्वेंट स्टोरेज है जो हम C18 कॉलम के लिए यूज़ कर सकते हैं। C18 कॉलम के लिए कौन सा स्टोरेज सॉल्वेंट यूज़ कर सकते हैं? सबसे अच्छा जो बेस्ट होता है मिथनॉल होता है। मिथनॉल 100% क्या होता है आपका? स्टोरेज सॉल्वेंट होता है सबसे अच्छा। किसके लिए? C18 कॉलम के लिए, ठीक है। ऑप्शन आपका ये करेक्ट आंसर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। द इक्वस क्या कह रहा है? सॉरी, इक्वेशन द इक्वेशन रिलेटेड टू जॉन ब्रॉडनिंग एंड एफिशिएंसी ऑफ क्रोमेटोग्राफिक कॉलम। आपने पढ़ा होगा कि कॉलम में जो जॉन ब्रॉडनिंग कॉलम है, जो इसमें जो जोन बनता है उसका ब्रॉडनिंग हो जाती है, उसका और एफिशिएंसी ऑफ द कॉलम के लिए कौन सा इक्वेशन दिया गया था? आपने याद कर लीजिए, वन ड्यूटर इक्वेशन पढ़े होंगे आपने, ठीक है। तो आपका ऑप्शन क्या बनेगा? डी। इसमें जो वन डिम्टर इक्वेशन है, आपने पढ़ा होगा कि कॉलम ब्रॉडनिंग के लिए कौन सा इक्वेशन सबसे अच्छा माना जाता है। कॉलम ब्रॉडनिंग के लिए एक इक्वेशन दिया गया था वन डिम्टर के द्वारा, वन डिम्टर इक्वेशन कहलाया गया था, ठीक है। तो ऑप्शन आपका ऑप्शन क्या बनेगा? ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि फॉर नॉर्मल फेस सेपरेशन प्रेडिक्ट करेक्ट ऑर्डर। देखिए नॉर्मल फेस सेपरेशन में क्या होता है, जो आपका एक कॉलम होता है, इसको हटाओ पहले। जो आपका कॉलम होता है नॉर्मल फेस सेपरेशन में कॉलम होता है, कैसा होता है? पोलर होता है। और जो मोबाइल फेस में आ रहा है, जिसमें सॉल्वेंट भी ऐड है, एलिमेंट भी ऐड है, वो कैसा होता है? नॉन पोलर होता है, ठीक है। जब इसमें सॉल्वेंट को, इसमें एलुटेंट को, इसमें क्या करें, एलिमेंट को इसमें डालेंगे, ठीक है। इसमें एलुटेंट को सेपरेट करना है कि नहीं करना है? इसमें डालेंगे तो ये पोलर है, पोलर के साथ पोलर क्या हो जाएगी? रुक जाएगा और नॉन पोलर हट जाएगा। जैसे तो यहाँ पर देखिए एन हेक्सेन, सबसे पहले क्या हो जाएगा? नॉन पोलर बाहर निकलेगा सबसे पहले। तो ये आपका हेक्सेनॉल क्या होता है? पोलर होता है। बेंजीन थोड़ा सा पोलर होता है, थोड़ा सा पोलरिटी उसमें आ जाती है ड्यू टू पाई बॉन्ड, ठीक है। तो हेक्सेन क्या हो जाएगा? नॉन पोलर होता है, तो इजीली क्या हो जाएगा? आप इससे पोलर से बाइंड नहीं करेगा, इजीली क्या हो जाएगा उसका एल्यूशन उसका, तो उसका क्या हो जाएगा? तो एन हेक्सेन क्या होता है? नॉन पोलर होता है। नॉन पोलर इसे जो स्टेशनरी फेस पोलर है, पोलर नॉन पोलर में अट्रैक्शन नहीं होगा, तो इससे एन हेक्सेन क्या हो जाएगा? इजीली क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा उसका? वो इजीली क्या हो जाएगा? कॉलम को एल्यूट आउट कर देगी, कॉलम को छोड़ देगी। तो सबसे पहले कौन निकलेगा? एन हेक्सेन निकलेगा। उसके बाद थोड़ा सा बेंजीन, जिसमें पाई बॉन्ड को पोलरिटी आ रही है, तो बेंजीन निकलेगा। हेक्सेनॉल पोलर है, थोड़ा सा बंधा रहेगा, बाद में निकलेगा। तो निष्कर्ष क्या निकला कि सबसे पहले निकलेगा आपका एन हेक्सेन निकलता है, उसके बाद निकलेगा बेंजीन निकलेगा, उसके बाद निकलेगा आपका हेक्सेनॉल क्या पोलर है, क्योंकि इसमें अल्कोहलिक ग्रुप है, ठीक है। उसकी क्या होता है? पोलर हो जाता है, ठीक है। तो करेक्ट आंसर देखिए क्या और सीक्वेंस बताना है किस, ठीक है। तो सबसे ऑर्डर ऑफ एल्यूशन बताना है। ऑर्डर ऑफ एल्यूशन सबसे पहले कौन निकलेगा? सबसे पहले निकलेगा एन हेक्सेन पहले निकलेगा, यस। हेक्सेनॉल नहीं, बाद सबसे लास्ट निकलता है, गलत हो जाएगा। थोड़ा ऊपर कर दें इसको। तो गलत हो जाएगा। एन हेक्सेन पहले निकलेगा, बेंजीन निकलेगा, उसके बाद एन हेक्सेनॉल। ये करेक्ट आंसर बना है। एन हेक्सेनॉल पहले नहीं निकलेगा, ये पहले नहीं निकलेगा, तो ऑप्शन आपका बी आपका करेक्ट आंसर बनेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। इन डिफरेंशियल थर्मल
एनालिसिस शार्प एंडोथर्मिक पीक ऑफन सिग्निफाई क्या कहता है, किसी भी डिफरेंशियल थर्मल जो एनालिसिस करते हैं, मतलब टेम्परेचर के थ्रू जब एनालिसिस करते हैं अलग अलग टेम्परेचर, इन डिफरेंशियल थर्मल एनालिसिस में क्या करते हैं, अलग अलग टेम्परेचर पर हम किसी भी चीज़ के यदि हम एनालिसिस करते हैं तो उसका जो शार्प एंडोथर्मिक पीक आता है, मतलब टेम्परेचर पर जो उसका पीक आता है वो क्या क्या बताता है, ये सिग्निफाई क्या करता है, क्या चीज़ बताता है, चेंज इन क्रिस्टलिटी एंड फ्यूजन प्रोसेस, यस ये बताता है, डिहाइड्रेशन नहीं, ठीक है। क्या बताता है, जब किसी भी क्या करते हैं डिफरेंशियल थर्मल एनालिसिस में अलग टेम्परेचर पे किसी भी सैंपल का स्टडी करते हैं तो उसका जो शार्प पॉइंट क्या बताता है, चेंज बताता है, किसमें बताता है, क्रिस्टलिटी एंड फ्यूजन प्रोसेस हो गया है। ऑप्शन ये आपका करेक्ट आंसर बनेगा, ऑप्शन ये आपका करेक्ट आंसर बनेगा, ठीक है, ये सबका रॉन्ग हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, द इंटरप्रिटेशन ऑफ द डिफरेंशियल स्कैनिंग कैलोरीमेट्रिक कर्व इज बेस्ड ऑन थर्मल मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ द, क्या कह रहा है कि जो आपका इंटरप्रिटेशन ऑफ द डिफरेंशियल स्कैनिंग कैलोरीमेट्री, जो कैलोरीमेट्री में जो कर्व आता है वो किसका मॉडिफाइड फॉर्म होता है, किसी एक का जो रूल होता है, कोई एक रूल है जिसका मॉडिफाइड फॉर्म डिफरेंशियल जो स्कैनिंग जो कर्व होता है उसका कैलोरीमेट्री का जो कर्व होता है उसका मॉडिफाइड फॉर्म है, वो किस साइंटिस्ट के इक्वेशन का है वही पूछ रहा है। याद कर लीजिए उसका होता है 1/2, ये इक्वेशन का मॉडिफाइड रूप होता है 1/2। जब डिफरेंशियल स्कैनिंग कैलोरीमेट्री का जो कर्व आता है, जो कैलोरीमेट्री का जो कर्व आता है उसमें जो कर्व का जो इक्वेशन आता है किसके इक्वेशन के मॉडिफाइड का फॉर्म होता है, किसका 1/2 इक्वेशन का, ठीक है, याद कर लीजिए 1/2 इक्वेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है 24, द कैरियर गैस दैट कैन बी यूज्ड इन गैस क्रोमेटोग्राफी। अब गैस क्रोमेटोग्राफी में कौन सा कैरियर गैस यूज़ कर सकते हैं, गैस क्रोमेटोग्राफी में जो गैस जो कैरियर यूज़ करेंगे, जो मोबाइल फेज यूज़ करेंगे वो ज़्यादातर क्या होगा, हाइड्रोजन होगा, यस होगा, क्योंकि गैस है, नाइट्रोजन होगा, भी क्या गैस है भी होगा, तो बोथ ऑप्शन ए एंड बी करेक्ट आंसर बनेगा, ऑप्शन ए एंड बी, ठीक है, करेक्ट आंसर बनेगा क्या, ऑप्शन सी, बोथ ए एंड बी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, द बीटा एनर्जी एमिटिंग आइसोटोप्स, आइसोटोप ने बताया कि जिसका एटॉमिक नंबर प्रोटॉन क्या होता है, सेम होता है, उसे कहते हैं उस दो एटम को क्या कहते हैं, आइसोटोप कहते हैं। बीटा एनर्जी एमिटिंग आइसोटोप दैट कैन बी यूज्ड इन, क्या कह रहा है कि तो इसमें से ऐसा आइसोटोप बताना जिससे क्या होता है, रेडिएशन निकलता है, एक तरह से रेडिएशन निकलता है, बीटा एनर्जी रेडिएशन निकलता है, ठीक है, एमिटिंग रेडिएशन। तो ट्रिटियम, हाइड्रोजन का 3 फॉर्म होते हैं, पहला हाइड्रोजन, दूसरा ड्यूटेरियम, दूसरा होता है ट्रिटियम। ट्रिटियम से क्या निकलता है, बीटा एनर्जी एमिटिंग रेडिएशन निकलता है, ठीक है। अब कार्बन का 14 C14, कार्बन का 6 का 12 होता है और 6 का 14 होता है, इसे कहते हैं रेडियो एक्टिव कंपाउंड, जिससे कोई रेडिएशन निकलता है, तो C14, इससे भी क्या निकलता है, कुछ रेडिएशन, बीटा एमिशन रेडिएशन निकलता है। तो ट्रिटियम से भी क्या निकलता है, रेडिएशन, कार्बन 14 से भी निकलता है रेडिएशन, आइसोटोप होते हैं, ठीक है, किसके, ट्रिटियम हाइड्रोजन का आइसोटोप है और कार्बन 14 आपका कार्बन का आइसोटोप है, तो बोथ ऑप्शन ए एंड बी, तो करेक्ट आंसर बनेगा ऑप्शन सी, बोथ ए एंड बी। थक जा रहा है यार, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, रेसिडुअल सॉल्वेंट विच आर नोन एज ह्यूमन कार्सिनोजन स्टोरेज सस्पेक्टेड ह्यूमन कार्सिनोजन हैविंग एनवायरमेंटल हैजार्ड्स क्लासिफाइड एज सॉल्वेंट एज पर ICH गाइडलाइन। तो क्या कह रहा है कि जो ICH इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस फॉर हार्मोनाइजेशन, ठीक है, इसका फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस फॉर हार्मोनाइजेशन, I से इंटरनेशनल, C से कॉन्फ्रेंस, H से हार्मोनाइजेशन, ठीक है। तो ICH अपना एक गाइडलाइन दिया है, गाइडलाइन, उस गाइडलाइन में बताया कि क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3, क्लास 4 ऐसे बताया गया है, और तो उसमें से कौन से क्लास में बताया गया है कि जो कुछ सॉल्वेंट का नाम दिया गया जो क्या होते हैं, कुछ टॉक्सिक होते हैं, कार्सिनोजेंस होते हैं, ठीक है, जो हमारी बॉडी में कुछ ना कुछ रिएक्शन काज कर सकते हैं, तो उससे ड्रग को, उससे एलिमेंट को हर क्लास में डिवाइड किया गया है। याद कर लीजिए
क्लास वन जो ICS का क्लास वन होता है उसमें मरकरी आता है, लेड आता है, ठीक है, और सारे एलिमेंट आते हैं जो कार्सिनोजन काज करते हैं क्लास वन में, उसको रखा गया है, ठीक है, किस में रखा गया है, क्लास वन में रखा गया है। तो ICS का क्लास वन क्या कहता है, उसमें कार्सिनोजन एलिमेंट रखा गया है क्लास वन का ICS का, तो क्लास वन, ठीक है, ये क्रॉस जाएगा, ठीक है, क्लास वन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, तो TDI इज इंडिकेटिव फॉर इम्प्योरिटी ऑफ ड्रग सब्सटेंसेज एज पर ICS गाइडलाइन। फिर से ICS गाइडलाइन आ गया, ठीक है, इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस फॉर हार्मोनाइजेशन ने क्या किया है, जो TDS का एक TDI का क्या किया, एक फुल फॉर्म दिया गया है। ICS गाइडलाइन ने क्या किया, TDI का एक फुल फॉर्म बताया है, उसी फुल फॉर्म को हमको बताना है। T से उसने क्या बताया, टोटल बताया है, T से टोटल बताया है, D से डोज को बताया है, I से क्या बताया, इनटेक बताया, ठीक है। तो क्या किया, TDI ने क्लासिफिकेशन में T से टोटल बताया, D से डोज बताया, I से इनटेक बताया। फुल फॉर्म देखिए इसमें ऑप्शन में कहाँ दिया है, ICS गाइडलाइन के इसने फुल फॉर्म बताया है। तो देखिए टोटल डे ड्रग गलत, टोटल डोज इनटेक हाँ, टोटल डे गलत, ये गलत, ऑप्शन आपका बी आपका करेक्ट आंसर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कैडमियम, मरकरी एंड लेड, अभी को मैंने आपको बताया है, ठीक है, आर इंक्लूडेड इन एलिमेंट्री इम्प्योरिटी एज पर ICS ने क्या किया है, तो ICS ने क्या किया है, कुछ ऐसा क्लास डिवाइड किया है जिसमें उस क्लास में क्या रखा गया है, कुछ हार्मफुल एलिमेंट रखे हैं जो हमारे बॉडी में कुछ ना कुछ इफेक्ट काज कर सकते हैं, तो उसे क्लास वन में रखा है उसने क्लास वन में जो था मरकरी को रखा गया है, कैडमियम को रखा गया है, ठीक है, लेड को रखा गया है, जो हजार्ड होता है टू द बॉडी, ठीक है। तो ऑप्शन करेक्ट आंसर बनेगा ऑप्शन ए, क्लास वन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, रिपोर्टिंग थ्रेशोल्ड मतलब क्या, लिमिटिंग वैल्यू, थ्रेशोल्ड वह वैल्यू जिससे कोई रिएक्शन स्टार्ट होती है। रिपोर्टिंग थ्रेशोल्ड ऑफ एन इम्प्योरिटी ऑफ इन ड्रग सब्सटेंस हैविंग मैक्सिमम डेली डोज और एज पर ICS गाइडलाइन, क्या कह रहा है कि ICS ने फिर से क्या किया, एक गाइडलाइन दिया है कि किसी भी ड्रग सब्सटेंस में जो इम्प्योरिटी होती है कितना हो सकती है, उसने बताया है। ICS ने क्या किया है कि कोई भी ड्रग सब्सटेंस है उसमें इम्प्योरिटी कितना लेवल तक हो सकती है, उसने बताया। कौन, ICS ने। उसका जो परसेंटेज बताया, कितना बताया हो कि 0.05% से अधिक नहीं होना चाहिए। क्या किया, 2 ग्राम पर डे, मतलब 2 ग्राम पर डे में होना चाहिए, तो उसका जो परसेंटेज में होगा वैल्यू 0.05% होगा, ठीक है। ऑप्शन बी 0.05 नहीं, ठीक है, 0.05 बताया उसने, ठीक है, 0.5 तो ज़्यादा हो जाएगा ना, तो 0.05% से अधिक नहीं होना चाहिए, ये बताया 0.05, ठीक है। ऑप्शन आपका बी आपका करेक्ट आंसर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, इम्प्योरिटी स्पेसिफाइड एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया इंक्लूडेड इन द स्पेसिफिकेशन ऑफ फॉर द न्यू ड्रग सब्सटेंसेस अननोन, क्या कह रहा है ICS गाइडलाइन, क्या कह रहा है कि ICS गाइडलाइन के थ्रू जो होता है, जो इम्प्योरिटी होता है, जो स्पेसिफाई कर दिया गया है कि ये इम्प्योरिटी है, उसको किस नाम से बताया गया है, यही पूछ रहा है। उसे कहा गया स्पेसिफाइड इम्प्योरिटी, क्या कहा गया, स्पेसिफाइड इम्प्योरिटी, ऑप्शन सी आपका बनेगा, ऑप्शन सी, मतलब स्पेसिफाइड इम्प्योरिटी, यही होगा ना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, डिग्रेडेशन प्रोडक्ट आर क्लासिफाइड एज ऑफ इम्प्योरिटी इन ड्रग सब्सटेंसेस, मतलब क्या कह रहा है कि कोई ड्रग है, उस ड्रग का क्या हो गया, डिग्रेडेड हो गया है, मतलब वो ड्रग खराब हो गया। तो ड्रग खराब होता है क्या, उसमें मिनरल खराब होते हैं, नहीं। क्या उसमें मतलब मिनरल क्या, इनऑर्गेनिक सब्सटेंस खराब होते हैं ज़्यादातर, नहीं। ऑर्गेनिक सब्सटेंस जो ड्रग होते हैं ज़्यादातर ऑर्गेनिक होते हैं, तो जो ड्रग होते हैं उसमें ऑर्गेनिक सब्सटेंस जो होता है, ऑर्गेनिक मतलब कार्बन बॉन्डिंग और हाइड्रोजन बॉन्डिंग का जो कंपाउंड होता है वो ज़्यादातर ख़राब होते हैं। पूछ रहा है सबसे ज़्यादा कौन ख़राब होता है, ऑर्गेनिक ख़राब होते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर बनेगा, ऑर्गेनिक ज़्यादातर ख़राब होते हैं, ठीक है।
ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, द रिस्क ऑफ इंक्लूजन ऑफ द एलिमेंटल इम्प्योरिटी फ्रॉम द वाटर कैन बी प्रोड्यूस्ड एंड कंप्लाइंग विथ फॉर द इम्प्योरिटी वाटर एंड वाटर फॉर इंजेक्शन। क्या कह रहा है कि किसी भी मतलब क्या कह रहा है कि वाटर से, जब किसी भी वाटर से क्या होता है, इम्प्योरिटी का इंक्लूजन होता है, मतलब इम्प्योरिटी आ जाती है, ठीक है, तो उसको प्यूरिफाइड वाटर इंजेक्शन के लिए कौन सा रिक्वायरमेंट हमें चाहिए, कॉम्पेंडियल इक्वालिटी रिक्वायरमेंट चाहिए, ठीक है। क्या होता है कॉम्पेंडियल, एक तरह से क्या क्या कह सकते हैं, एक बुक होती है जिसमें क्या कह सकते हैं कि कौन कौन सा हमें रिक्वायरमेंट चाहिए किसी भी वाटर में जो इम्प्योरिटी का इंक्लूजन हुआ उसको हटाने के लिए, क्या चाहिए, कॉम्पेंडियल क्वालिटी रिक्वायरमेंट चाहिए हमें। तो ऑप्शन ये आपका करेक्ट आंसर बनेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, विच ICH गाइडलाइन प्रोवाइड डिटेल गाइडेंस ऑन एलिमेंटल इम्प्योरिटी इन फार्मास्यूटिकल। मतलब ये कह रहा है कि ICH गाइडलाइन में ऐसा कौन सा गाइडलाइन है जो हमें बताता है कि फार्मास्यूटिकल में जो एलिमेंटल इम्प्योरिटी होती है, मतलब ये कह रहा है कि फार्मास्यूटिकल में एलिमेंटल इम्प्योरिटी को किस कोड से डिनोट किया गया ICH गाइडलाइन के अकॉर्डिंग, ठीक है, उसे डिनोट किया गया है Q3D R2। तो ऑप्शन आपका ए आपका करेक्ट बनेगा, ऑप्शन डी आपका करेक्ट बनेगा। Q3D R2 के फॉर्म में उसको डिनोट किया गया, जिसका मतलब होता है एलिमेंटल इम्प्योरिटी। एलिमेंटल जो इम्प्योरिटी होती है किसी भी फार्मास्यूटिकल में उसको Q3D में R2 में बताया गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, स्टेबिलिटी टेस्टिंग ऑफ न्यू ड्रग सब्सटेंस एंड प्रोडक्ट QIA-R2 गाइडलाइन एड्रेसेस क्लाइमेट जोन। कौन सा क्लाइमेट जोन बताता है, क्या कह रहा है कि किसी भी स्टेबिलिटी टेस्टिंग करना चाहते हैं किसी भी ड्रग का या सब्सटेंस का जो बनाया गया है, तो उसको किस क्लाइमेट जोन में रखा गया है, सेकंड एंड थर्ड में रखा गया है, किस में रखा गया है, फर्स्ट एंड सेकंड में रखा गया है, किस में रखा गया, फर्स्ट एंड सेकंड, किस में रखा गया, फर्स्ट एंड सेकंड में रखा गया। ऑप्शन सी आपका करेक्ट बनेगा, ठीक है। किस में रखा गया, कैसे याद रखेंगे, यहाँ QIA मतलब यहाँ मान लीजिए फर्स्ट और QR2 मतलब सेकंड, ठीक है, ऐसे याद रखिएगा, ठीक है। क्या बनेगा, ऑप्शन सी मतलब जो किसी भी ड्रग सब्सटेंस का स्टेबिलिटी टेस्टिंग करना चाहते हैं तो उसका QIA-R2 गाइडलाइन एड्रेस में कौन सा क्लाइमेट जोन बताया गया है, ये पूछ रहा है। क्या बताया गया, फर्स्ट एंड सेकंड बताया गया है। फर्स्ट एंड सेकंड देखिए ऑप्शन किस में दिया है, ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी टेस्टिंग स्टोरेज कंडीशन रिकमेंडेड बाय WHO इन इंडिया, ठीक है। क्या कह रहा है, किसी भी ड्रग की यदि हम लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी टेस्टिंग करना चाहते हैं WHO के द्वारा कौन सा टेस्टिंग बताया गया है। देखिए किताब में पढ़ेंगे तो कई सारी दिक्कतें आ रही हैं, किसी में कोई ऑप्शन कोई ये बता रहा है तो कोई ये बता रहा है, कोई ये बता रहा है, तो हम भी कंफ्यूज थे। तो आपको सही लगाना क्या, ऑप्शन बी 30 डिग्री सेल्सियस और 70% RH। मतलब RH मतलब क्या होता है, रिलेटिव ह्यूमिडिटी, ठीक है। आपको याद रखना क्या, 30 डिग्री और 70% रिलेटिव ह्यूमिडिटी होनी चाहिए किसी भी लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी टेस्टिंग करने के लिए WHO के द्वारा, ठीक है। 30 डिग्री 70% RH होना चाहिए, 30 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होना चाहिए और 70% RH मतलब रिलेटिव ह्यूमिडिटी होनी चाहिए, ठीक है। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर बनेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, डेटा फ्रॉम डेटा फ्रॉम फार्मल स्टेबिलिटी स्टडी ऑन ड्रग सब्सटेंसेस शुड बी, ठीक है, थोड़ा कट जा रहा है बार, क्या कह रहा है, शुड बी प्रोवाइडेड ऑन एटलीस्ट प्राइमरी बैचेस ऑन द ड्रग सब्सटेंसेस पर एज पर ICH गाइडलाइन।
क्या कह रहा है कि किसी भी ड्रग की हम स्टेबिलिटी स्टडी किए हैं तो कम से कम कितना प्राइमरी बैच के लिए उसको कितने प्राइमरी बैच के लिए कितना समय पर उसको क्या करना है, नोटिफाई करना है। इस तरह से क्या कह रहा है, ठीक है। मतलब यह कह रहा है कि जो स्टेबिलिटी टेस्टिंग होती है कितने प्राइमरी बैच पे लगभग हमें नोटिफाई करना होता है, ठीक है। तो कितना करना पड़ता है, लगभग स्टेबिलिटी के लिए 3 साल पे करना पड़ता है, ठीक है। 3 साल हमें 3 साल पर क्या करना है, स्टेबिलिटी टेस्टिंग को हमें दिखाना रहता है कि हर 3 साल में हम स्टेबिलिटी टेस्टिंग को क्या करेंगे, नोटिफाई करेंगे। ऑप्शन आपका बी बनेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी इन ए 6 मंथ स्टेबिलिटी ऑफ टेस्टिंग एक्सेलेटेड इन एट एक्सेलेटेड कंडीशन, ठीक है। क्या कह रहा है कि यदि हम 6 मंथ का हम एक्सेलेटेड, ठीक है, स्टोरेज कंडीशन चेक कर रहे हैं, ठीक है, स्टोरेज कंडीशन चेक कर रहे हैं, तो हम कैसे कब करते हैं। पहले 0 मतलब अभी स्टार्ट किया टेस्टिंग, फिर से उसके बाद 3 मंथ पे करते हैं, फिर 0 फिर 3 मतलब 6 मंथ पे करते हैं। तो ये आपका होता है आपका टाइम। 0 मतलब अभी भी किया है, उसके बाद 3 महीने बाद 3 महीने पे करना, उसके बाद 3 महीने बाद मतलब 6 महीने पे करेंगे, ठीक है। ऑप्शन देखिए कहाँ दिया है, 0 3 6 0 3 6 ऑप्शन सी में दिया है। तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर बनेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है, ब्रैकेटिंग एंड मैट्रिक्सिंग बिलोंग टू विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ स्टडी डिजाइन फॉर स्टेबिलिटी स्टडी। मतलब स्टेबिलिटी टेस्टिंग करने के लिए हम कुछ ब्रैकेटिंग करते हैं और कुछ मैट्रिक्सिंग करते हैं ताकि हमारी जो ड्रग है उसका डिज़ाइन क्या हो, अच्छी हो जाए, ठीक है। उस ड्रग की डिज़ाइनिंग अच्छी हो करने के लिए, किसी भी ड्रग की डिज़ाइनिंग अच्छी करने के लिए हम उसके लिए मैट्रिक्सिंग करते हैं और क्या करते हैं, ब्रैकेटिंग करते हैं। तो उसके लिए हम तो स्टेबिलिटी टेस्टिंग के लिए तो पूछ रहा है किस टाइप की वो स्टडी डिज़ाइन होती है, वो आपकी होती है, उसे कहते हैं स्टडी डिज़ाइन फॉर जेनरिक ड्रग, नहीं, ये रिड्यूस्ड ड्रग डिज़ाइन ये होती है, उसे कहते हैं रिड्यूस्ड ड्रग डिज़ाइन कहते हैं, ठीक है, उसे कहते हैं रिड्यूस्ड ड्रग डिज़ाइन। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर बनेगा। तो ब्रैकेटिंग एंड मैट्रिक्सिंग जो होता है किस तरह की स्टडी डिज़ाइन होती है, रिड्यूस्ड स्टडी डिज़ाइन किस तरह की होती है, रिड्यूस्ड स्टडी डिज़ाइन। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर बनेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, प्रोटेक्टेड सैंपल्स जो होते हैं रैप्ड मतलब बांध के रखते हैं इन एल्युमिनियम फॉइल में एंड यूज्ड फॉर एलिवेट द कंट्रीब्यूशन ऑफ थर्मल इंड्यूस्ड चेंज टू द टोटल ऑब्जर्वेशन चेंज ड्यूरिंग द क्या फोटो स्टेबिलिटी स्टेज। क्या कह रहा है, कोई भी हमारे पास सैंपल है, ठीक है, क्या कर रहा है, मान लीजिए कोई सैंपल रखे हैं, उसको क्या करेंगे, अलग अलग टेम्परेचर पे क्या करेंगे, अलग अलग टेम्परेचर उस सैंपल पहले उसको कॉलिंग करेंगे ना। तो कोई भी सैंपल है उसको क्या करेंगे, एल्युमिनियम फॉइल से उसको क्या करें, कवर करके रख देते हैं। तो और उसको रखने के बाद क्या करते हैं, उसकी क्या करते, थर्मल चेंजेस लाते हैं, अलग अलग टेम्परेचर उसको चेक करते हैं। तो उसकी और फोटो स्टेबिलिटी चेक करते हैं, उसका मतलब लाइट से कोई भी ख़राब नहीं हो रहा है, तो उसको चेक करते हैं। तो उसको हम किस नाम से जानते हैं, यही पूछ रहा है, किस नाम से जानते हैं। उसको कहते हैं डार्क कंट्रोल, उसे कहते हैं डार्क कंट्रोल, मतलब रात की तरह कंट्रोल करना। मतलब होता है उसको अलग अलग टेम्परेचर पे अलग अलग लाइट से हम रिएक्शन कराते हैं और देखते हैं कैसा उसकी स्टेबिलिटी देखते हैं, ठीक है, ठीक है। जब उसको एल्युमिनियम फॉइल में रैप करके रख देते हैं। तो ऑप्शन बनेगा ये आपका करेक्ट आंसर, डार्क कंट्रोल, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 है, 40 है, ठीक है। विच आर द फॉलोइंग डिजाइन इज मोस्ट प्रीफर्ड स्टेबिलिटी टेस्टिंग ऑफ टैबलेट ऑफ डिफरेंट स्ट्रेंथ मैन्युफैक्चर्ड बाय कंप्रेसिंग वेरिंग अमाउंट ऑफ द सेम ग्रेनुलेशन। क्या कह रहा है कि मतलब डिज़ाइन के लिए सबसे मोस्ट प्रीफरेबल, ठीक है, सबसे मोस्ट प्रीफरेबल डिज़ाइन कौन सी होती है।
ताकि हम स्टेबिलिटी टेस्टिंग कर सकें किसी भी टैबलेट की जो अलग अलग स्ट्रेंथ की बने। मतलब किसी भी टैबलेट की किसी भी टैबलेट की हम स्टेबिलिटी टेस्टिंग करना चाहते हैं तो मोस्ट प्रीफरेबल डिज़ाइन कौन सी होती है पूछ रहा है, कौन सी होती है? मैट्रिक्सिंग होती है, मैट्रिक्सिंग। ठीक है, किसी भी टैबलेट की हम जब स्टेबिलिटी टेस्टिंग करते हैं तो जो उसका जो स्टडी डिज़ाइन होता है, ठीक है, सबसे अच्छा स्टडी डिज़ाइन जो होता है वो मैट्रिक्सिंग होती है। मैट्रिक्सिंग, ठीक है, मैट्रिक्सिंग जो होती है सबसे अच्छी डिज़ाइन मानी जाती है, ब्रैकेटिंग को नहीं मानी जाती है। ठीक है, ये भी अच्छी है पर उतना अच्छी नहीं है एज़ कम्पेयर टू मैट्रिक्सिंग। तो मैट्रिक्सिंग एक अच्छी डिज़ाइन मानी जाती है। ठीक है, किसी भी टैबलेट की स्टडी करने के लिए। तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। विच एस्पेक्ट इज़ नेसेसरी फॉर ड्रग डेवलपमेंट प्रोसेस फ्रॉम हर्बल मेडिसिन। मतलब हर्बल मेडिसिन से हम कोई भी ड्रग प्रोसेसिंग करना चाहते हैं, बनाना चाहते हैं, क्या कहना हमें ज़रूरी है। देखिए क्या कह दिया, आइसोलेशन ऑफ बायो, क्या भाई साहब, आइसोलेशन ऑफ बायो एक्टिव इंग्रेडिएंट एंड सिंथेटिक मेडिकेशन ऑफ इट, ये हो सकता है। रेगुलेटरी अप्रूवल ऑफ द थर्मेटिक एजेंट इन केस ऑफ न्यू ड्रग, ये भी हो सकता है, ये भी करना रहता है। अप्रूवल नहीं लेंगे, लेना पड़ेगा भाई। एवेल्यूएट इन सेफ्टी एंड एफिकेसी क्लिनिकल ट्रायल, हाँ ये भी करना पड़ेगा, क्लिनिकल ट्रायल करना पड़ेगा कि उसका एफिकेसी कैसा है, सेफ्टी कैसा है। तो ऑल ऑफ द एबव बनेगा। ठीक है, तो करेक्ट आंसर बनेगा ऑल ऑफ द एबव। नेक्स्ट क्वेश्चन है 42, विच ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है, रिएजेंट पेपर इज यूज्ड इन लिमिट टेस्ट ऑफ आर्सेनिक। आपको यह पता होगा कि आर्सेनिक का जब लिमिट टेस्ट करते हैं तो कि किसी भी टेस्ट ट्यूब में किसी भी सैंपल में कितना आर्सेनिक का कंपोजिशन, उसका टेस्ट करने के लिए कौन सा हम उसमें पेपर यूज़ करते हैं, जिसमें आपका क्या येलो कलर शो कर रहा था ना, वो पेपर किसका होता है, बना होता है, बताना है, आपने पढ़ा होगा। पेपर होता है मर्क्यूरी क्लोराइड, HgCl2 का होता है। ठीक है, हेलो मोटो। क्या कहते हैं कि शायद क्वेश्चन छूट गया शायद, जैसे क्या कह रहा है कि एसिड इनसॉल्युबल एस हेल्पफुल इन डिटरमाइन, क्या कह रहा है कि जो एसिड इनसॉल्युबल एस होता है, एसिड इनसॉल्युबल एस जो होता है, ठीक है, एसिड इनसॉल्युबल एस जो होता है उसका प्रयोग किसके डिटर्मिनेशन में करते हैं, याद कर लीजिए, फॉरेन मैटर ऑफ ड्रग। जो फॉरेन मैटर ऑफ ड्रग होता है उसके डिटर्मिनेशन में क्या करते हैं हम यूज़, एसिड इनसॉल्युबल एस का यूज़ करते हैं। एसिड इनसॉल्युबल एस का प्रयोग हम फॉरेन, ठीक है, फॉरेन मैटर ऑफ ड्रग के डिटर्मिनेशन में करते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, एज पर आयुर्वेदिक फार्माकोपी ऑफ इंडिया फाइननेस ऑफ वेरी फाइन पाउडर मीन्स, क्या कह रहा है, मतलब आयुर्वेदा में हम फाइन पाउडर किसे कहेंगे, यही कह रहा है। आयुर्वेदा के सिस्टम में फाइन पाउडर उसे कहते हैं जो 125 माइक्रोमीटर से पास हो जाए, सिव नंबर 125 माइक्रोमीटर के अपर्चर से पास हो जाए। ये 250 दिया है, ये 250 ये भी दिया, तो 125 माइक्रोमीटर के ये सिव के अपर्चर से मेश नंबर से क्या हो जाए, पास हो जाए। मेश नंबर कितना होना चाहिए, 125 माइक्रोमीटर। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द स्टेबिलिटी स्टडी, ठीक है, आप परफॉर्म वन प्रोडक्शन बैचेस फॉर द हर्बल फॉर द प्रोसेस सेल्फ लाइफ विच इज नॉर्मल डिटरमाइंड बाय द लॉन्ग। ये भी देखो वही क्वेश्चन रिपीट हो गया। क्या कह रहा है कि क्या कह रहा है कि लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी टेस्टिंग के लिए हम टेस्टिंग होता है कितने साल पर हम दिखाते हैं, नोटिफाई करते हैं। वैसे भी क्वेश्चन है 3 साल के बाद हम नोटिफाई करते हैं लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट, ठीक है, 3 साल के बाद। तो ऑप्शन ये आपका करेक्ट आंसर बनेगा। स्टेबिलिटी टेस्टिंग हम 3 साल के बाद क्या करते हैं, फिर से स्टेबिलिटी टेस्टिंग करते हैं और दिखाते हैं। ऑप्शन ये आपका करेक्ट आंसर बनेगा। ऑप्शन ये मतलब 3 साल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीधा सिस्टम ऑफ मेडिसिन इज बेस्ड ऑन,
सीधा सीधा मेडिसिन किसी में सीधे सिस्टम। मिनरल प्रोडक्ट बेस्ड होता है, हाँ होता है, मिनरल इसमें यूज़ करते हैं। मेटल्स भी कुछ यूज़ करते हैं, हाँ करते हैं। सब प्रोडक्ट ऑफ वेजिटेबल यूज़ करते हैं, एनिमल ओरिजिन भी करते हैं, हाँ। तो करेक्ट आंसर बनेगा ऑल ऑफ द अबव, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, सब्स्टिट्यूशन विथ एग्जॉस्टेड। अब एग्जॉस्टेड ड्रग ऐसे ड्रग होते हैं जो सिमिलर, जो रियल ड्रग होता है उस रियल ड्रग के की तरह ही दिखते हैं। जो रियल ड्रग होता है उसी के तरह दिखते हैं, उसे कहते हैं एग्जॉस्टेड ड्रग, जिसको उसके जगह पे हम मिला करके यूज़ करते हैं, जिसे कहते हैं कि एडल्ट्रेशन कहते हैं, ठीक है। क्या कह रहा है कि सब्स्टिट्यूशन विथ क्या हो रहा है साहब, सब्स्टिट्यूशन विथ एग्जॉस्टेड ड्रग इज मेनली फाउंड इन, किसमें पाया जाता है। जो एग्जॉस्टेड ड्रग का सब्स्टिट्यूशन ज़्यादातर किसमें पाया जाता है, ऑयली, मतलब वोलेटाइल ऑयल में पाया जाता है ज़्यादातर। ऑप्शन ये आपका करेक्ट आंसर बनेगा। जो एग्जॉस्टेड ड्रग का जो सब्स्टिट्यूशन जो होता है ज़्यादातर किसमें पाया जाता है, ऑयली वोलेटाइल ऑयल में पाया जाता है। ऐसे ड्रग जिसमें वोलेटाइल ऑयल पाया जाता है उसमें हम क्या कर सकते हैं, एग्जॉस्टेड ड्रग का सब्स्टिट्यूशन देख पाएंगे। तो एग्जॉस्टेड ड्रग का जो एग्जॉस्टेड ड्रग होते हैं उनका सब्स्टिट्यूशन सबसे ज़्यादा किसमें देखने को मिलता है, जो लोग करते हैं कुछ पैसा कमाने के लिए, वोलेटाइल ऑयल ऑफ कंटेन ड्रग, मतलब ऐसे ड्रग जिसमें वोलेटाइल ऑयल होता है, ठीक है। तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर बनेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि हर्बल मेडिसिन इंक्लूड्स, क्या हर्बल मेडिसिन में क्या आते हैं, हर्ब आते हैं, हर्बल मटेरियल आते हैं, हाँ ये भी करेक्ट हो सकता है। हर्बल मटेरियल आता है, हर्बल प्रिपरेशन, ये भी करेक्ट हो सकता है। ओनली हर्ब्स आते हैं, ये भी नहीं, ओनली हर्ब्स में हर्ब्स आते हैं, हर्बल मटेरियल आता है, हर्बल प्रिपरेशन आता है, हर्बल। सबसे करेक्ट आंसर ये बना है, इसमें सब दिया है, तो सबसे करेक्ट आंसर बनेगा, ये भी करेक्ट है, बट सबसे बेस्ट आंसर दिया है ऑप्शन डी में दिया है। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्शन और इज और आर नीडेड फॉर द सेफ्टी, ठीक है, ऑफ दोज यूजिंग हर्बल मेडिसिन। हर्बल मेडिसिन के लिए कौन सा ऐसा एक्शन है जो सेफ्टी के लिए ज़रूरी है, उसकी क्लियर आइडेंटिफिकेशन ऑफ द नेचुरल ऑफ एडवर्स इवेंट, मतलब एडवर्स इवेंट जो उसमें आते हैं कि तो उसमें वो भी पता होना चाहिए, हाँ पता होना चाहिए। मैनेजमेंट ऑफ रिस्क एंड गुड कम्युनिकेशन ऑफ द रिस्क, जो रिस्क हो रहा है उसको पता करना चाहिए। यस, इंस्टीट्यूशन ऑफ मेजर, मतलब उसमें ये बताना चाहिए कि इसमें जो एडवर्स इवेंट आ रहा है उसको मैनेज कैसे करें, ये भी होना चाहिए। तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर बनेगा। तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर बनेगा, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 51 क्वेश्चन क्या कह रहा है, कहाँ गया यार। तो टोटल एस वैल्यू ऑफ क्रूड ड्रग गिव्स इंफॉर्मेशन। टोटल एस वैल्यू क्या करता है, मान लीजिए कोई भी ड्रग है, ठीक है, कोई भी ड्रग है, ठीक है, हमने क्या किया, उसको जला करके उसको एस में कन्वर्ट कर दिया, तो उस ड्रग में क्या बचता है, उसमें क्या सब जल के क्या बचता है लास्ट में, वही पूछ रहा है। एस वैल्यू क्या बताता है, प्लांट एसिड एंड म्यूसिलेज, नहीं इसमें नहीं बचेगा। रेसिड्यू ऑफ एक्सट्रानियस, मतलब बाहरी मैटर सच है, जैसे सैंड एंड स्टोन बचते हैं, हाँ ये बचते हैं। ग्लाइकोसाइड टैनिन बचते हैं, नहीं। वेजिटेबल पार्ट्स अब नहीं बचते हैं, तो अब क्या बनेगा, ऑक्सीजन, मतलब कोई भी सैंड एंड बालू बचते हैं इसमें ज़्यादातर। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 52। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 52। एज पर आयुर्वेदिक फार्माकोपिया ऑफ इंडिया द परमिसिबल लिमिट ऑफ हैवी मेटल, क्या कह रहा है कि आयुर्वेदा सिस्टम में क्या बताया गया, जिसमें जो हैवी जो लिमिट होता है, ठीक है, जो लेड होता है, आयुर्वेदिक सिस्टम में ये बताया गया है जो लेड का जो लिमिट कितना होना चाहिए, इसमें कितना लेड का मैक्सिमम लिमिट होना चाहिए, कितना होना चाहिए, 10 ppm से अधिक नहीं होना चाहिए। 10 ppm से, ppm का फुल फॉर्म होता है पार्ट्स पर मिलियन, मतलब 1 मिलियन 10 पे घात
6 में कितना पार्ट्स है, तो कितना होना चाहिए, 10 ppm से अधिक नहीं होना चाहिए। तो ऑप्शन ए, ठीक है। आयुर्वेदा सिस्टम में जो ड्रग बनता है जिसमें मेटल होता है, मेटल में लीड होता है, उसमें 10 ppm से अधिक नहीं होना चाहिए लीड के लिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मॉड्यूल 4 ऑफ कॉमन टेक्निकल डॉक्यूमेंट फॉर द रजिस्ट्रेशन ऑफ फार्मास्यूटिकल फॉर ह्यूमन यूज इन्फॉर्मेशन। क्या कह रहा है कि जो ह्यूमन यूज के लिए जो भी ड्रग बनाए गए हैं, ठीक है, उस ड्रग बनाए गए हैं तो उसका जो रजिस्ट्रेशन किया जाएगा, ठीक है, उसमें मॉड्यूल 4 क्या कहता है, यही पूछ रहा है। मॉड्यूल 4 क्या कहता है, मॉड्यूल 4 क्या कहता है। तो मॉड्यूल 4 में जो होता है नॉन क्लिनिकल स्टडी रिपोर्ट को रखा गया है मॉड्यूल 4 में, ठीक है। स्टडी ऑन द एनिमल, ठीक है, कि एनिमल पे आपने मतलब रिसर्च किया है कि नहीं, बिना रिसर्च करके आप मॉड्यूल 4 नहीं देख सकते। तो मॉड्यूल 4 में क्या बताया गया है, नॉन क्लिनिकल स्टडी रिपोर्ट को बताया गया है। तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट बनेगा। तो मॉड्यूल 4 में क्या बताया गया, नॉन क्लिनिकल स्टडी रिपोर्ट को बताया गया है, ठीक है। किसका है मॉड्यूल 4, कॉमन टेक्निकल डॉक्यूमेंट फॉर द रजिस्ट्रेशन ऑफ फार्मास्यूटिकल, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या कह रहा है, USFDA मतलब यूनाइटेड स्टेट फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन गाइडलाइन ऑन इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड एंड इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर किसमें बताया गया। USFDA के अकॉर्डिंग जो तो इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड एंड इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर किस में प्रोवाइड किया गया है, 21 CPR में होता है, बट किस में, 21 CPR पार्ट 11 में बताया गया है, ठीक है। ठीक है, तो 21 CPFR पार्ट 11 में बताया गया है, ठीक है। तो 21 CFR पार्ट 11 में क्या बताया गया है कि इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड के बारे में बताया गया है एंड इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर, ठीक है। तो 21 CFR पार्ट 11, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर एंड इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड को बताया गया है। तो CFR का फुल फॉर्म जो होता है कोड ऑफ, F से फेडरल, R से रेगुलेशन, ठीक है। तो CFR का फुल फॉर्म होता है कोड ऑफ फेडरल रेगुलेशन, ठीक है, ये फुल फॉर्म होता है CFR का। तो आपका इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड एंड इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर किस में बताया गया, CFR 21 CFR पार्ट 11 में बताया गया। तो ऑप्शन डी, CFR का फुल फॉर्म बता दिया मैंने, क्या, कोड ऑफ फेडरल रेगुलेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है रिकॉर्ड्स एंड एसोसिएटेड स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर शैल बी रिटेन्ड एट लीस्ट आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ प्रोडक्ट। मतलब क्या कर रहा है, कोई प्रोडक्ट है जो एक्सपायर हो गया, ठीक है, बट उस एक्सपायर्ड प्रोडक्ट का कम से कम कितना साल तक हमको, कितने समय तक उसकी हमें क्या करना पड़ेगा, उस प्रोसीजर का, स्टैंडर्ड प्रोसीजर को हमको बचा कर रखना रिकॉर्ड को, ठीक है, कितने साल तक, लगभग 1 ईयर तक। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर बनेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, द सिक्वेंशियल स्टेप्स फॉलोड ड्यूरिंग क्वालिफिकेशन ऑफ एनी यूटिलिटी फैसिलिटी इन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री। क्या कह रहा है कि फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में कोई यूटिलिटी या फैसिलिटी हमें क्वालिफिकेशन यदि करना हो तो सिक्वेंशियल स्टेप क्या होगा। पहले क्या करेंगे, डिज़ाइन करेंगे, पहले डिजाइनिंग होती है, ठीक है। तो यहाँ पे इंस्टॉलेशन पहले दिया गलत हो जाएगा, यहाँ पे स्टेशन पहले दिया गलत हो जाएगा, डिज़ाइन पहले करते हैं, डिज़ाइन होता है, फिर इंस्टॉलेशन होता है, फिर ऑपरेशनल परफॉर्मेंस होता है, ठीक है, ऑपरेशनल परफॉर्मेंस होता है, परफॉर्मेंस ऑपरेशन लिखा है, गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन ही आपका करेक्ट आंसर बनेगा, ऑपरेशनल परफॉर्मेंस होता है, फिर क्वालिफिकेशन होता है, तो ऑप्शन ही करेक्ट आंसर बन जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वैलिडेशन
on based on historical record to demonstrate the controlled and consistency operation is known as। क्या कह रहा है, देखिए क्या कह रहा है, मतलब क्या कह रहा है कि जो हिस्टोरिकल रिपोर्ट, क्या हो रहा है भाई साहब, क्या कह रहा है, जो हिस्टोरिकल रिकॉर्ड होता है उसका हमें यदि वैलिडेशन करना तो किसके, तो उसे क्या कहते हैं, तो प्रोस्पेक्टिव मतलब होता है कि फ्यूचर के लिए, फ्यूचर में जब हम क्या करते हैं, स्टडी करते हैं तो उसे कहते हैं प्रोस्पेक्टिव। कॉन्करेंट मतलब करंट में करते हैं, मतलब कॉन्करेंट मतलब क्या प्रेजेंट में करते हैं जब स्टडी। रिट्रोस्पेक्टिव मतलब पास्ट में। रिवैलिडेशन का तो कोई मतलब ही यहाँ नहीं है। तो क्या कह रहा है, हिस्टोरिकल रिकॉर्ड के लिए, हिस्टोरिकल मतलब क्या, पास्ट के लिए क्या करेंगे, रिट्रोस्पेक्टिव एनालिसिस करेंगे, ठीक है। तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाटर अटैक टेस्ट किसके लिए किया जाता है, याद कर लीजिए, किसके लिए, ग्लासवेयर के लिए करते हैं। तो ग्लास कंटेनर के लिए क्या करते हैं, तो ग्लास कंटेनर के लिए क्या यूज़ करते हैं, वाटर अटैक टेस्ट करते हैं। तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, वेपर परमिशन इज एन इम्पॉर्टेंट क्वालिटी कंट्रोल पैरामीटर फॉर। वेपर परमिशन टेस्ट किसके लिए करते हैं, एक तरह से ये कह रहा है, किसके लिए करते हैं, रबर कंटेनर के लिए करते हैं, सॉरी प्लास्टिक के लिए करते हैं, किसके लिए करते हैं, प्लास्टिक कंटेनर के लिए करते हैं, ठीक है। प्लास्टिक कंटेनर के लिए क्या करते हैं हम, क्या करते हैं, वेपर परमिशन टेस्ट किसके लिए करते हैं, प्लास्टिक कंटेनर के लिए करते हैं। प्लास्टिक कंटेनर के लिए कौन सा टेस्ट करते हैं, वेपर परमिशन इज अ इम्पॉर्टेंट क्वालिटी कंट्रोल। क्वालिटी कंट्रोल मतलब क्वालिटी टेस्ट के लिए कंट्रोल करते हैं ना। तो क्वालिटी कंट्रोल टेस्ट किसके लिए होता है, तो प्लास्टिक कंटेनर के लिए, ठीक है। तो ऑप्शन ये आपका करेक्ट आंसर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टेस्ट विच में बी परफॉर्म ड्यूरिंग द मैन्युफैक्चर ऑफ वेदर द ड्रग एंड ड्रग सब्सटेंस प्रोडक्ट, ठीक है, एक्सक्लूडिंग द फॉर्मल बैटरी ऑफ, ठीक है, ऑफ टेस्ट विच आर कंडक्टेड प्रायर टू रिलीज ऑफ नोन एज। क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि ड्यूरिंग मैन्युफैक्चरिंग मतलब मैन्युफैक्चरिंग के दौरान जो टेस्ट करते हैं उसे क्या कहते हैं, किसी भी ड्रग का। इन प्रोसेस टेस्ट करते हैं, मतलब इन मतलब क्या, अंदर प्रोसेस मतलब प्रोसेस के बीच, मतलब प्रोसेस के बीच में हम क्या करते हैं, इन प्रोसेस टेस्ट करते हैं। फाइनल टेस्ट कब करते हैं, जब ड्रग बन जाता है। क्वालिटी कंट्रोल टेस्ट तो करते ही हैं, इन प्रोसेस टेस्ट कहलाता है, ठीक है। तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर बनेगा। तो थैंक यू।